ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। नमस्कार, आदाब, यादें। आज की इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ समीना। किसका ख्याल कौन सी मंजिल नजर में है, किसका ख्याल कौन सी मंजिल नजर में है, सदियां गुजर गईं कि जमाना सफर में है। एक ऐसी हस्ती जिसका जिक्र किए बगैर गजल का सफर मुकम्मल नहीं। एक ऐसी मखमली और सहर अंगेज आवाज की मालिक रहीं बेगम अख्तर। बेगम अख्तर ने बचपन में जो दर्द सहे वो आवाज में सोज बनकर मौसीकी की दुनिया में छा गए। आज की ये पेशकश उनकी जिंदगी के खट्टे मीठे पलों को सहेजने की एक छोटी सी कोशिश है। यादें में आज जिक्र पद्म भूषण मलिका गजल अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर का। सुनने वालों को बेगम अख्तर का सलाम। आज तक मैं आपके सामने सिर्फ एक गायिका के रूप में ही हाजिर हुई हूँ। आपसे बातें करने का मौका तो मुझे पहली बार ही मिला है, इसलिए ये कहे बगैर नहीं रह सकती कि मैं बेहद खुशनसीब हूँ। आपके प्यार का शुक्रिया हमेशा मैंने अपनी गायकी से अदा किया है। अंजाम पे रोना बेगम अख्तर का बचपन दुखों में बीता। उनकी जिंदगी में दुख बेपनाह रहे और ये दुख उनकी आवाज का हिस्सा बने। उनकी बेरुखी में भी इल्तिफात शामिल है, इल्तिफात उनका जब जिक्र आता है तो लखनऊ से हमको फैज़ाबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पैदाइश है वो फैज़ाबाद की थी। और यहाँ पर ये है कि ये जुड़वा बहनें थीं दोनों, अख्तरी और अहमदी। और जो अहमदी थी उनका तो इंतकाल हो गया 2-3 साल की उम्र में, और अख्तरी जिनको बिब्बी कहती थी उनकी माँ, वो रहीं और बड़ा नाम रोशन हुआ। तो ये हुआ कि इनके जो वालिद साहब थे वो लखनऊ के एक बहुत मशहूर ख़ानदान है अली ज़हीर। इनकी जो माँ थी जिनका नाम मुश्तरी था, मुश्तरी बेगम, वो उनकी शादी उनसे हुई थी, मगर कुछ पता नहीं गलत फहमियों की वजह से वो लखनऊ छोड़ के फैज़ाबाद आ गई। बिब्बी का या बेगम अख्तर का जो बचपना है वो बड़ी गरीबी में गुजरा, मगर मौसीकी का कुदरतन इतना शौक़ था कि मोहल्ले में या कहीं शादी हो रही है, कहीं बच्चा पैदा हुआ है, कहीं कुछ, ये पहुँच जाता। बिब्बी यानी बेगम अख्तर को बचपन से मौसीकी से काफ़ी लगाव रहा और फिर बाकायदा तालीम हासिल की बड़े बड़े उस्तादों से। लखनऊ के एक सितारिया थे इलियास खां, उनके वालिद साहब इत्तेफाक से उधर गए तो उन्होंने, वो भी बजाते थे, सितारी बजाते थे, तो उनसे मुश्तरी बेगम ने सलाह की कि हम क्या करें, इस लड़की को शौक़ है और आवाज़। कहने लगे अगर गाना सिखाना है तो अता मोहम्मद ख़ान पटियाला के बहुत गुनी आदमी हैं और अच्छा सिखाएंगे, और मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ उनसे बात करूँ। वो गए, उनसे बात की और उनको लेके आ भी गए और वहाँ इनकी तालीम शुरू हुई। अब वो बताती हैं, अम्मी हमको बताया उन्होंने कि वो सुबह सुबह हमको उठा दिया करते थे 4, साढ़े 4, 5 बजे, सुर लगाओ
अब हम अरे बिटिया सुर लगाओ। हमारे उस्ताद अता मोहम्मद खान पंजाबी हैं और पटियाले के रहने वाले हैं। वो हमें ख्याल सिखाते थे और हमें सिवाय ठुमरी और गज़ल के कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। इस जद्दोजहद में जीत हमारी ही हुई। फैजाबाद से शुरू हुआ सफर रामपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई होता हुआ फिर वापस लखनऊ पहुंचा। इस सफर में बेगम अख्तर ने पारसी थिएटर के साथ साथ नाटकों और फिल्मों में भी काम किया और सराही भी गईं। लेकिन उनका दिल इसमें ज्यादा रमा नहीं और वो वापस लखनऊ आ गईं और मौसीकी की दुनिया में रच बस गईं। मेगाफोन कंपनी उस वक़्त काम करती थी जो आज तक है कलकत्ते में। मतलब वो रिकॉर्ड नहीं बनते पर वो स्टूडियो है। तो घोष थे वहाँ के सरपरस्त, तो उन्होंने इनसे कहा कि तुम हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग। तो पहले तो मना कर दिया, बोली कि अगर मेरी आवाज़ इस तवे में बंद हो गई, मासूमियत देखिए, और मैं मर गई तो मेरी अम्मा तो बहुत रोएंगी, मैं नहीं करती। फिर उन्होंने बहुत समझाया। तो उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की। थिएटर भी बहुत मशहूर था, पारसी थिएटर था और उसमें बरवा, केसी बरवा, और वहाँ ये गाने लगी और इनकी रिकॉर्ड बनने लगी। तो इसके बाद इनको शोहरत मिल गई। जो लोग कहते हैं कि नहीं शोहरत नहीं हुई, इनकी शोहरत पहले ही रिकॉर्ड से होने लगी। आवाज़ ऐसी थी। फिल्मों में तो ये जब गई हैं जब महबूब ने इनको बुलाया कि आप मेरी फिल्म में गाएं और एक्ट करें। उस वक़्त तो गाना भी पड़ता था और अदाकारी भी करनी पड़ती थी। मशहूर हुई वो रोटी, जिसमें इन्होंने किरदार किया एक अमीर लड़की का। आप देख क्या रहे हैं? आप इन लोगों को नहीं जानते? ये लोग चोर हैं। आखिर तुम्हारा मंशा क्या है? मंशा बिल्कुल साफ है। ये गरीब इस नए देश में सिवा हम लोगों के और किसी को नहीं जानते। हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें। आप इन्हें रहने के लिए जगह और मिल में नौकरी दे दीजिए। और अगर मैं न दूं तो मैं ही खुद नौकर रख लूंगी। डार्लिंग जी। बेगम अख्तर जितनी अच्छी फनकार थी उतनी ही हसास दिल की मालिक भी। 1945 के करीब जब उनकी शोहरत उरूज पर थी तो उन्हें सच्चा प्यार मिला इश्तियाक अहमद अब्बासी के रूप में, जो पेशे से वकील थे। उन्होंने उनसे निकाह कर लिया और इसके बाद गायकी छोड़ दी और इस दरमियान घरदारी और परिवार को लेकर चलना, उसके सुख दुख में शामिल होना अपनी आदत बना ली। आज की तारीख में इश्तियाक साहिब के ख़ानदान के लोग भी उन्हें पूरे खुलूस से याद करते हैं। एक बार हमें बैरिस्टर साहब ने यानी इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब ने ख़ुद बताया, एक मशवरा दिया एक दिन कि अब ये ज़िंदगी का मोड़ ऐसा है कि उम्र का तकाजा है कि अब आप अगर शादी कर ले तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी सलाह है सराखों पर। फिर 2-4 दिन गुजरे तो उन्होंने फिर कहीं याद दिलाया कि क्या मेरे मशवरे पे गौर फरमाया आपने? तो बोली हाँ बिल्कुल। तो कहा कि क्या तय पाया? तो कहने लगे यही कि अब मैं शादी कर लूँ। तो कहा कि और किससे? तो कहा उससे जिसने ये सलाह मुझको दी। उन्होंने नहायत तमीज़ से कहा आप इश्तियाक अहमद अब्बासी को जानती हैं? मैंने कहा जी हाँ जानती हूँ, हमारे बड़े मरासिम हैं उन लोगों से, लाइक ए फैमिली मेम्बर। तो कहनी मेरी शादी करवा दीजिए उनसे। इश्तियाक भाई को बुलाया अपने घर में और जिस तरह अख्तर ने मुझसे कहा था कि शादी करा दीजिए, वैसे मैंने उनसे कह दिया कि इश्तियाक भाई अख्तर से शादी कर लीजिए। मगर धीरे धीरे मुझे मालूम हुआ कि ये लोग मिल रहे थे, एक दूसरे से वाकिफ थे
और ये चाहती ये थी कि इनको कोई सहारा, मजबूत समाज का सहारा मिल जाए। इस तरह की हालात डेवलप हुए कि शादी की नौबत आई। मैं थी, मेरे शौहर थे और एक नौकर गुलाब था और मौलवी साहब थे और अख्तर थी और इश्तियाक भाई थे। और मैंने अपना निकाह का दुपट्टा इनको उड़ा दिया था और इस तरह शादी हुई। हमारे एक कज़न थे खलीक अहमद अब्बासी, तो उनकी शादी तय हुई थी, तो उनको वो बहुत मानती थी, तो वो आई वहाँ से ख़ास कर शादी में शिरकत के लिए। यहाँ रुकी थी आकर के 2 दिन वो, और फिर उनकी शादी में पूरी शरीक हुई और पूरी हर तरीके की उसमें उन्होंने वो किया। वो जब भी आते थे वो साहब कहती थी, उनको हमेशा साहब कहती थी और इतना ख्याल उनका रखती थी कि मतलब अगर कोई सिगरेट की डिब्बी या कोई भी पान है या भी मतलब जब भी है साहब को कपड़े बदलना, फिर हाई कोर्ट जाने लगे, वो करने लगे तो उनकी टाई बांधना या कभी कभी मतलब वो है ये नहीं ठीक लग रहा ये कर दीजिए। अपने शौहर का ख्याल रखना मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। 7 साल तक बेगम अख्तर पर्दानशी हो गई, लेकिन एक हादसा उन्हें पूरी तरह से हिला गया और वो था उनकी माँ का इस दुनिया से चले जाना। इस दरमियान उनके दिल को रोग लग गया और डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन कुछ असर ना हुआ। फिर बहुत से दोस्त अहबाब की सलाह पर इश्तियाक साहिब ने उनके इस दर्द को समझा और उन्हें गाने की इजाज़त दे दी और मौसीकी का आसमान फिर से गुलजार हो गया। कि 7 साल 1942 से 43 से लेकर और 1950 तक वो बिल्कुल ही पर्दानशी हो गई। जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा, भाई इश्तियाक मियाँ, इनको तो आउटलेट चाहिए, नहीं तो ये पागल हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? आप इनको गाने दीजिए। यहाँ नहीं गाने देते हैं तो रेडियो पे गाने दीजिए, रेडियो पे जाके गा लें तो कुछ तो होगा इनका। तो इस तरह से उन्होंने गाना शुरू किया। रेडियो पे जाती थी, गाड़ी आती थी, गाड़ी में बैठ के गई रेडियो में, स्टूडियो में गई, स्टूडियो में गाया, वहाँ से गाड़ी में बैठी वापस हैवेलॉक रोड में रहने लगी थी वहाँ पर उस वक्त। सन 1952 की बात, बहुत अर्सा हो गया। रेडियो में अनाउंसमेंट हुआ कि नेशनल प्रोग्राम होने वाले हैं। मुझे अभी तक वो गाना याद है। आए कुछ शरा शराब आए कुछ आए इसके बाद आए जो अज़ाब अज़ाब ये वो वक्त था जब गज़ल की शायरी के शैदाई बेपनाह थे, मौसीकी का अलग अंदाज था और महफिलों का रंग निराला था। बेगम अख्तर की आवाज़ और कैफी आज़मी की शायरी जब एक जगह साथ हो तो क्या रंग रहा होगा। आइए आपको भी दिखाते हैं उस एक यादगार महफिल की एक झलक। सुना करो मेरी जान, सुना करो मेरी जान, इनसे उनसे अफसाने, सुना करो मेरी जान, इनसे उनसे अफसाने, सब अजनबी हैं यहाँ, किसको कौन पहचाने। वाह, सब अजनबी हैं यहाँ, कौन। वाह वाह। सुना करो मेरी जान, सुना करो मेरी जान, इनसे उनसे अफसाने, सुना करो मेरी जान।
मौसीकी पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि ज्यादातर वो शायरी को संगीत में खुद पिरोना पसंद करती थीं। ढेरों इनामों से नवाजे जाने के बाद भी गुरूर उन्हें छू कर ना गया था। बेगम अख्तर दरअसल एक ऐसा नाम है, उसके नाम कान में पढ़ते ही दिल का धड़कना एक लम्हे के लिए बंद हो जाता है और उनकी बात याद आते ही एक दिलों की खिलवत में एक टीस सी पैदा होती है। उसकी वजह यह है कि वो चाहे 2 जनों के लिए गाएं, 20 जनों के लिए गाएं या 200 या 2000 लोगों के लिए गाएं, सबको लगता था कि वो महज सिर्फ उनके लिए गा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये आम इंसान चाहे कितना बड़ा कलाकार हो वो हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सूफी थी। हमें बड़ा अच्छा लगता था, उनके साथ बजाना भी अच्छा लगता था। वो तो एक बहुत अच्छी हज़ीर अजीज आर्टिस्ट थी और एक बात खूबी ये थी कि वो हंस के गाती थी, हंसते हंसते जो कुछ भी गाया हंस के गाया, खुश, पब्लिक भी खुश, वो भी खुश, तो बहुत ही खुश मिजाज औरत थी भाई। विदेश की टूर में भी बहुत अच्छा समय रहा है जिसमें वो गाती थी, हमारा आइटम होता था। उनकी आवाज़ तो कभी भुलाई जा ही नहीं सकती, क्योंकि उस आवाज़ की तासीर एक अलग ढंग की थी। बड़े चैन से हर बोल को कहना, हारमोनियम के ऊपर हल्का सा उसका आस देना बड़ा सुंदर लगता था। दूसरे बड़े चैन से, और उनका वो हीरे का कील यहाँ इतना खूबसूरत चमकता था। मैं छोटा था तो स्कूल जाता था, तो स्कूल जाना भूलकर फुटपाथ पे बैठ जाता था। एक छोटे से रेस्टोरेंट में बजता था उनका, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। इस भाव को, इस फिलॉसफी को मैं कुछ भी नहीं समझता था, मगर मैं तो सच में वहाँ दीवाना बन गया। तो उम्र क्या रही होगी, 6 बरस का। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, हाँ, हाँ, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। और ले रहे हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए बेगम अख्तर पर हमारी ये खास पेशकश। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और यादें में आज जिक्र है मलिका गजल बेगम अख्तर का। मौसीकी का ये दौर गजब का था जब संगीत की शैदाई थी। बेगम अख्तर ने बहुत से नामी गिरामी कलाकारों को मौसीकी की तरफ माइल भी किया। तो उनके गाने में तो एक ऐसी चीज़ थी कि हर कलाकार, अब तो मैं देखता हूँ कि मैं ही एक पागल नहीं हूँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जैसा आदमी अगर सारी रात गाना सुने तो उनका गाना क्या होगा। तो उनकी आवाज़ क्रैक होते थे। हैं, बिस्मिल्लाह खान साहब तो उसमें फिदा थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया वो भी बेगम अख्तर पर फिदा है। मैंने भीमसेन जी, अब क्या बताएं, कितने आर्टिस्टों के नाम बताऊं। के विशाल यार होता अगर और जीते रहते अगर और। अब उनको सिगरेट के बगैर तो बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो आधी रात को कहती हैं बिटिया ज़रा देखो कहीं सिगरेट। अब वहाँ छोटा सा स्टेशन, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट की गाड़ी रुकी और गार्ड दूर खड़ा था पीछे। तो मैंने कहा अम्मी तो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ कहाँ सिगरेट। हाँ हटो, बौका गई बौका पीछे कर दिया, अपनी खड़ी हो गई गाड़ी। और उन्होंने देखा गार्ड वहाँ खड़ा, अरे मोरे भैया इधर आओ, अरे मेरे बच्चे इधर आओ। तो कहने लगी अरे मेरे बेटे कहीं यहाँ सिगरेट। अब वो था कोई
महाराष्ट्र, यहाँ सिगरेट नहीं मिलता, अभी गाड़ी जाना है। तो मेरे भैया, और इससे पहले कि वो कुछ सोचे भी, उसकी लैंटर्न ले ली अपने हाथ में, उसकी दोनों झंडियाँ ले ली और कहले अब वो हक्का बक्का बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया, दौड़ के 100 या 200 का नोट पकड़ाया, वो दौड़ा दौड़ा गया बाहर कहीं स्टेशन पे, छोटी सी कोई जगह थी जहाँ से वो सिगरेट लेके आया जब गाड़ी चलने थी। दिल्ली में जब हम पढ़ने गए 17 साल की उम्र में, तो वहाँ इनको हमने पहली दफ़ा लाइव सुना। रिकॉर्डिंग तो सुन चुके थे, रेडियो पे सुन चुके थे, वो जो लाइव में जो असर हुआ हमारे पर, वो उसका आप जिक्र ही नहीं कर सकते। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो देखा हमेशा से था, ये मोहब्बत सुनी थी, मगर वो जो था माहौल, उसी दिन से जुनून सा तारी हो गया। मिलने गए, पहचाना नहीं उन्होंने, फिर अपने वालिद से कहा तो उनका अपना वो कराओ, फिर हमको लेके गए यहाँ जब हम आए तो कह रही क्यों नहीं मिलते आके, तो हमने कहा मिले थे, आपने पहचाना नहीं। उसके बाद से दिल्ली आती थी, फ़ोन करती थी, हम पहुँच जाते थे, और कहीं भी गाती थी तो साथ उनके हम कहते थे हम चलेंगे, और हम लोग कहते थे कि कह दीजिएगा हम चमचे आ रहे हैं आपके, तो हमेशा कहती थी चमचे को चलो चलो चलो। तो वो उनका साड़ी का अंदाज़, पहनाव ओढ़ाव, और जो सलीका और शऊर और ऐसी शाइस्तगी कि बस लाजवाब, और उनकी साड़ी के पल्लू से जो शमामा की गमक उठती थी, पूरे माहौल को मुअत्तर कर देती। अच्छा खैर, अब उनकी नाक की लौंग, उसका लश्कारा, और वो जापानी जारजेट पे भारी चिकन का काम, बड़ा अंदाज़ उनका रेडियो स्टेशन पे भी मशहूर था कि जब रिकॉर्डिंग को आती थी तो वो अपनी बरेली की वो जो होती है बास्केट, या मशहूर चलती है, उसमें सब इनकी पार्टरीज भी अलग चाइना की, और चाय बना के और तमाम नमकीन साथ में, जितने लोग कंपनिस्ट होते सबको चाय देती थी, और जो भी उस ज़माने में परमिशन लेके लोग बैठ भी जाते थे कि हम सुन लें। अम्मी और हम एक जगह जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा एक डोर बंधा हुआ, एक आदमी बैठा है, और उस पर छिपकलियों की तरह, बड़े बड़े छिपकलियों की तरह कुछ टंगे हुए हैं। नीचे आग जल रही थी और उनमें से रस, वो उनका तेल टपक रहा था नीचे। तो अम्मी भी कहा भाई रोको, उतरी। को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, तुमने सोचा? तुमको अगर ऐसे लटका के तेल निकाला जाता तो? कहा अब क्या करें, पेट के खातिर करना पड़ता है। तो फ़ौरन उन्होंने आड़ में जाके उसको बुलाया और अपने पर्स से काफ़ी सारे नोट्स निकाले। मैंने देखे 4-5 हज़ार तो होंगे ही। तो उन्होंने कहा इनको अभी हमारे सामने छोड़ दो और ये ले लो, तुम कोई नया बिजनेस शुरू करो। कश्मीर में, श्रीनगर में उनका और मेरा एक साथ प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो ने करा था। तो मैं उनके पास गया, ग्रीन रूम में उनको मिला और मैंने उनसे कहा कि बेगम साहब मैं पहले बजा लूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बेअदबी मैं नहीं कर सकती हूँ। यानी वो मेरे थ्रू मेरे पूर्वजों की बड़ी इज्जत करती थी। 4 गज़लें गाईं, पूरे दरो दीवार में वो सुर उनका गूंजने लगा। और उसके बाद इंटरवल हुआ, जब पर्दा खुला तो सबसे बड़ी सरप्राइज़ बेगम साहब फ्रंट रो में सामने बैठी हुई हैं। तो मैंने सरोद रख दिया और हाथ जोड़ के मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेगम साहब आपने आज ऐसा गाना गाया कि मैं सब राग रागनी भूल गया हूँ और आप थक गई होंगी, जाके आप आराम करिए और मैं शुरू करता हूँ। तो नीचे से बहुत प्यार से आवाज़ आई कि लीजिए मैं तो आपको सुनने के लिए आई हूँ और आप बिस्मिल्लाह करिए, आप बजाना शुरू करिए। रंगे बहारे सुबह गुलिस्तान क्या देखे वो दीवाना। बेगम अख्तर बेहद मस्त मौला तबीयत की मालिक थी और उनके साथ जुड़े उनके चाहने वाले उनके किस्से बयां करते नहीं थकते। वो चाहे एक बड़े हजूम में गा रही होती थी, ऐसे लगता था कि वो वाकई ही आप तक पहुंच रही है उनकी आवाज़ और आप ही को वो एड्रेस कर रही हैं। She was very versatile
एंड उनकी आवाज़ में जो एक लोच था, एक दर्द था, वो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में वो आवाज़ बहुत मुश्किल है मिलना। उनको सुनना, उनका जो उनका एक अंदाज था, उनकी पर्सनालिटी, सब मतलब एक जादुई सा एक समा था। इस तरह से उन्होंने दो काम किए, एक तो उर्दू की गज़ल को उन्होंने एक बहुत बड़ी जगह दी, और दूसरा उन्होंने जो अवध की गायकी थी, पूरब की गायकी थी, जो उन्होंने अपनी गज़लों को उन्होंने ठुमरी और दादरा में गाया। तो कह देखो बेटा, हमारे लिए खुदा कहीं ना कहीं बैठा रहता है, तो उस खुदा को हम ढूंढते हैं और उन्हीं के लिए हम गाते हैं। मैं अपने पास सीडी रखता हूँ, गाड़ी में रहता है, और मैं ज़्यादातर बेगम अख्तर की गज़लें ज़्यादातर मैं सुनता हूँ। गज़ल का दूसरा नाम बेगम अख्तर है और बेगम अख्तर का नाम गज़ल है। आओ सवरिया देखा देखी बलम होई जाए हमरी अटरिया पे। गजल का ये ताबिंदा सितारा 30 अक्टूबर 1974 में इस फानी दुनिया को अलविदा कह गया। बेगम अख्तर को लखनऊ के ठाकुरगंज में पसंद बाग में अपनी मां के बगल में सुपुर्द खाक किया गया। बड़ी मेहनत के बाद उनकी मज़ार को ये शक्ल मिल सकी। सरकार का काम है इस तरह के मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करना, और शायद वो हम लोगों से बेहतर भी कर सकते हैं। 90s में जब आए तो देखा को इतनी सिमट गई है जगह कि अगर उस पर कोई छत डाल दे तो एक बड़ा कमरा बन जाएगा। और हमको डर यही था कि एक तो ढूंढने में इतनी मुश्किल होती थी कि कहाँ हो गई, क्योंकि पूरा आप जाके देखेंगे बस्ती हो गई है। तो ये डर था कि कोई इस पर छत डाल लेगा तो पता भी नहीं चलेगी कहाँ गई, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए ताकि जगह प्रोटेक्ट हो जाए, क्योंकि लीगली हमारी जगह थी नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। तो उन्होंने 5 लाख गवर्नमेंट से दिलाया, 3 साल की मशक्क़त के बाद 11 लाख लगे, बाकी हम लोगों ने अपना खर्च किया, रेज़ किया। और अब ऐसा हो गया कि गंद नहीं है। पहले तो वहाँ बकरियाँ चरती थी, बकरियाँ बैठी रहती थी उनके मज़ार में। मेरे हम राज्यसभा टीवी की ये कोशिश रही कि हम उनके सफर को आपके सामने रख सके और उनकी जिंदगी की हसीन यादों की छोटी सी झलक से आपको रूबरू करवा सके। मेरे मुझे दोस्त बन के दवा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मैं हूँ दर्द। दिल तो नहीं चाहता कि उनका जिक्र थमे, लेकिन वक्त की पाबंदी है, सो अपनी इस खास पेशकश में मैं समीना आपसे ले रही हूँ इजाजत। नमस्कार, आदाब। ऐ मोहब्बत तेरे